कहानी की शुरुआत किम नाम के एक आदमी से हुआ। रोज की तरह एक दिन जब वो बस से उतरता है तो नोटिस कर पाता है कि एक ली नाम की लड़की अपने सामान के साथ बस स्टैंड पर बैठी हुई है। पहले कई दिनों तक किम उस लड़की को ऐसी ही इग्नोर करता चला जाता है, लेकिन बेचारा एक दिन परेशान होकर उससे पूछ ही लेता है कि यह हर दिन की तरह एक ही जैसे बैठी हुई क्यों रहती हो, यहाँ क्या कर रही हो तुम। लड़की बताती है, कहने लगी मैं तो बस का इंतजार कर रही हूँ। किम कहने लगा, जिस बस से मैं उतरा हूँ वो लास्ट बस थी, अब सुबह ही कोई बस आएगी। यह लड़की जिसका नाम ली है किम से सवाल करने लग गई कि क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन किम तो उसे नहीं जानता था, इसीलिए वो नामे सर को हिलाकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब अगले दिन वो यहाँ आता है तो इस दिन भी उसके साथ वही सब पिछली बार की तरह होने लग गया। किम बस से उतरा और लड़की फिर से बस स्टैंड पर अकेले ही बैठी होती है। बस कुछ बदला था तो वो था कि आज बारिश हो रही थी। किम को उस लड़की पर तरस आ जाता है और वो इस लड़की से कहने लगा कि यहाँ रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, मेरा घर पास में ही है, चाहो तो वहाँ रात गुजार सकती हो। उसकी इतनी सी कही हुई बात लड़की मान जाती है और किम उसे लेकर अपने घर चला आता है। सीन शिफ्ट करके हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जो रात के टाइम में आईसीयू में ड्यूटी दे रही थी। उसी रात एक अजीब सा आदमी आईसीयू में आने की कोशिश करता है। नर्स ने जब उसे अंदर जाने से मना किया तो उसने बताया कि वो दरअसल मुर्दा घर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी उस जगह जाना चाहता है जहाँ पर हॉस्पिटल वाले मरने के बाद लाशों को फ्रिज करके रखते हैं। अभी उस आदमी की बातों का जवाब नर्स दे पाती, उससे पहले ही एक पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाती है और सिचुएशन को हैंडल करके जब वो वापस आती है तो देखती है कि वो आदमी जो मुर्दा घर जाना चाहता था अब वो वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद दूसरे सीन में हम एक लाइट शॉप को देख पाते हैं जिसका ओनर जंग नाम का आदमी है। जंग से एक कंफ्यूज सा आदमी लाइट लेने के लिए आता है। जंग उसे लाइट तो दे देता है, लेकिन अजीब चीज तो यह लगा कि जंग उसके कुछ भी बताए बगैर उस आदमी की सारी इंफॉर्मेशन अपने डायरी में लिख लेता है। और तभी उसी शॉप में वही हॉस्पिटल वाला आदमी आ जाता है। जंग उससे पूछने लग गया कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, पर वो आदमी बिना कुछ बोले बगैर कंफ्यूजन में वहाँ से चला जाता है। अब सीन कट होकर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्राउंड में एक लड़की एक क्लास पर नजर रखी हुई है। देखने को मिला कि वहाँ पर एक हाईजू नाम की एक लड़की बैठी हुई है। हाईजू भी उसे नोटिस कर लेती है और ऊपर से ही हाय करने लग गई। एक अजीब चीज हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि हाईजू को और एक दूसरी लड़की को यहाँ के सभी बच्चे इस तरह से इग्नोर कर रहे थे जैसे वो उन्हें देख ही नहीं पा रहे हों। हमें दोबारा से लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ जंग के पास एक आदमी आता है। इस आदमी के आते ही जंग का चश्मा बर्फ में बदलने लग गया था। वो आदमी जंग से पूछने लग गया कि क्या तुमने एक डॉग देखा है, असल में एक डॉग मुझे बहुत परेशान करता है और मेरे घर के आगे आकर बहुत ही ज्यादा भौंकता रहता है। जंग उसे मना कर देता है कि मैंने अभी तक उस डॉग को नहीं देखा, और यह कहते हुए उसने अपने बर्फ में बदल रही चश्मे को उतार दिया था और उसके चश्मा उतारते ही वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें हाईजू के स्कूल को दिखाया जाता है। हाईजू के सारे दोस्त बातें कर रही थीं कि स्कूल में बहुत सारी लड़कियों ने कुछ सोल्स को देखा है। हाईजू भी अब यहाँ पर इन लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से वो लड़कियां उसे इग्नोर कर रही थीं। उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं दे रही थीं, यहाँ तक कि उसके बुलाने पर भी उसकी तरफ देख भी नहीं रही थीं। इतने में इधर लाइट शॉप के अंदर एक नई औरत आ जाती है जिसका नाम हमें हाईवोन पता चलता है। वो खामोशी से इस पूरे शॉप को देखने लग चुकी थी और फिर जैसे ही वो एक लाइट को हाथ लगाने वाली थी तो जंग उसे अजीब तरीके से मना करता है और कहने लगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जंग का जवाब इस तरह से थे कि जैसे उस लाइट को टच करने पर वो औरत किसी को मारने की कोशिश करना चाह रही हो। खैर हाईवोन भी यहाँ से चली जाती है और हम इसी रोड पर हाईजू को देखते हैं। बारिश भी लगातार होती जा रही थी। दरअसल हाईजू स्कूल से घर वापस जा रही थी। रास्ते में चलते टाइम उसे डर लगने लगा तो वो जंग के लाइट शॉप के अंदर आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जंग हाईजू को काफी अच्छे से जानता था और वो उसके आने पर काफी खुश भी हुआ था। जंग उसके यहाँ आने पर उसे एक कैंडी देता है और ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। हाईजू बताने लग गई कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि उसने सुना है कि आसपास बहुत सारे भूत रहते हैं। जंग उसे जवाब में कहता है कि यह तो इतनी भी डरने वाली बात ही नहीं है। अब जंग उससे एक अजीब सा सवाल पूछता है कि यहाँ तुम अपनी मॉम के साथ में रहती हो। हाईजू जब हाँ में जवाब देती है तब जंग उसे एक चौंका देने वाली बात यह बताता है कि तुम्हें गॉड की तरफ से एक गिफ्ट मिला है और वो है कि तुम भी सोल, स्पिरिट्स और घोस्ट को देख सकती हो।
यह सुनते ही हाईजू एक्साइटेड होकर पूछने लग गई कि अगर मुझे कभी सोल स्पिरिट दिख भी गई तो मैं किस तरह पहचानूंगी। जंग कहता है कि तुम्हें गौर से देखना होगा, उन लोगों को उनके अंदर कुछ न कुछ एबनॉर्मल होगा। हाईजू सोच में पड़ जाती है और वहीं हमें जंग का रिफ्लेक्शन नीचे मिरर में दिखाया जाता है, जो कि वो बिल्कुल बूढ़ा दिख रहा था, यानी जंग खुद भी एक भूत ही था। सीन कट हुआ और हम दूसरी तरफ दोबारा किम को देखते हैं। किम अपने घर जाने के बाद नोटिस करता है कि ली नाम की लड़की जो उसे बस स्टैंड पर मिली थी, अब उसकी नाखून उल्टी तरफ लगे हुए थे और इस चीज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन उसी टाइम ली अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है। ली ने उसके साथ आखिर क्या किया यह तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके बाद ली अपना सूटकेस लिए किम के घर से बाहर निकल रही थी और अब उसके सूटकेस से खून टपकने लग चुका था। हाईजू जो अब घर के लिए निकल चुकी थी, वो भी अब ली को देख लेती है और ली को देखकर हाय बोलती है और हैरान होकर ली पीछे मुड़कर उसे देखने लग गई। ली खुद हैरान थी कि हाईजू उसे आखिर कैसे देख सकती है, क्योंकि ली तो एक भूत थी। इसी टाइम पर हमें रोड पर यूजी नाम के लड़का को भी दिखाया गया। वो भी जब स्कूल से वापस जब घर के लिए निकल रहा था तो रास्ते में उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। अपने डर को कम करने के लिए वो गाना गा रहा होता है और घर के अंदर सियोन नाम की लड़की उसके गाने से बहुत ही ज्यादा तंग पड़ रही होती है। उसके गाने से वो अपना काम नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि ऊपर से लाइट भी चली गई थी और लाइट के जाते ही हमें उसके पीछे की शैडो में किसी और के साथ दिखाया जाता है और इस बात से सियोन बिल्कुल अनजान थी। खैर, जब वो लाइट को चेक करने के लिए जाती है तो पता चलता है कि मेन स्विच बंद नहीं था, लेकिन फिर भी लाइट नहीं आ रही थी और इस तरह की हरकत सिर्फ उसी के घर में हुए जा रहा था। वो इस चीज को यह सोचते हुए इग्नोर कर देती है कि यह घर बहुत पुराना हो चुका है, तो शायद हो सकता है कोई टेक्निकल खराबी होगी यहाँ पर। वो कमरे में आकर दोबारा लैपटॉप खोलकर अपना काम कंटिन्यू कर देती है तो यूजी की आवाज दोबारा से उसे परेशान करने लग गई और वो विंडो से ही यूजी को गाना गाने से मना करने लग जाती है। तभी यूजी भी उसी घर से विंडो की तरफ देखता है और उसे सियोन के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो डर कर यहाँ से फौरन भाग जाता है। इधर अब हमें हॉस्पिटल में नर्स को दिखाया जाता है। नर्स इस टाइम वॉशरूम में थी तो वॉशरूम के वेंटिलेशन से कोई निकलकर लटकते हुए उसे चिल्लाकर देखने लग जाता है। इसे देखकर नर्स डर तो गई थी, लेकिन चिल्लाती नहीं, बल्कि वो अपने आंख और कानों को बंद कर लेती है और उस एंटिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। ऐसा करते ही वो एंटिटी वहाँ से गायब हो जाता है। अगली रात हमें दोबारा से हाईजू को दिखाया गया, जो रात में स्कूल के बाद जब अपने घर के लिए निकल रही थी तो रास्ते में उसे हाईवोन दिख जाती है। इस टाइम बारिश भी हुए जा रहा था। हाईजू ने हाईवोन से अपना अम्ब्रेला शेयर किया। दोनों बातें करते हुए चल रहे थे, लेकिन तभी उसने देखा कि अचानक से हाईवोन लंबी होना शुरू हो गई और बड़ा होते होते उसका कद बहुत ही ज्यादा लंबा होता चला गया। हाईजू उसे देखकर डर गई और समझ चुकी थी कि वो इंसान नहीं है जिस तरह से जंग ने उसे बताया था। जंग ने उसे यह भी बताया था कि अगर इस तरह से कोई भी उसके सामने आ जाए तो वो बिना उसकी तरफ देखे सुने उसे इग्नोर कर कर यहाँ से निकल जाए। पहले पहले तो हाईजू जंग की बातों को याद करते हुए सीधा चलना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही हाईजू पीछे मुड़कर देखती है तो हाईवोन अभी भी उसके पीछे ही आ रही थी। उसकी चलने की हालत काफी खराब थी, वो लंगड़ा रही थी। इसी सब के बारे में जंग को भी पता चल गया था, इसीलिए जल्दी से भागकर अपने लाइट शॉप से बाहर निकलता है। वो हाईजू को फौरन से अपने घर जाने को कहते हैं और यहाँ हाईवोन के सामने जब अपना चश्मे को निकालता है तो हाईवोन उसकी आंखें देखकर डर जाती है और यहाँ से पीछे मुड़कर रास्ता ही बदल देती है। इधर अगले दिन अब यूजी भी स्कूल से जब घर के लिए निकल रहा था तो रास्ते में उसे ली दिख जाती है। ली के पास से उसने उसके सूटकेस को भी नोटिस कर लिया था, लेकिन वह यह नहीं नोटिस किया कि सूटकेस में से अभी भी ब्लड निकल रहा है। वो ली को एक मासूम लड़की समझकर उसके साथ अपना अम्ब्रेला शेयर करने लग जाता है और जब दोनों सियोन के घर से बाहर गुजर रहे थे तो यूजी ली को बताया कि इस घर के सामने से गुजरने पर मुझे बहुत ही डर लगता है, क्योंकि एक बार इस घर के अंदर मैंने इस घर के ओनर के पीछे खड़े हुए किसी एंटिटी को देखा हुआ था। ठीक उसी टाइम पर हम देखते हैं कि सियोन को भी अपने घर के पीछे किसी का शैडो नजर आ जाता है और वो भी अब समझ चुकी थी कि उसके घर में उसके साथ कोई और भी एंटिटी रह रही है। बाहर हम दोबारा से यूजी और ली को देखते हैं। बातें करते हुए यूजी ली के हाथों को देख लेता है और नोटिस कर पाता है कि ली के नाखून पीछे की साइड यानी उल्टी साइड पर लगा हुआ है और यह देखने के बाद उसे भी समझ आ चुका था कि ली भी इंसान नहीं थी और खौफ के मारे उसकी तो जान ही निकल जाती है। डरते हुए वो नीचे भी गिर जाता है और उसके पैर भी टेढ़े हो जाते हैं। वो जोर जोर से कांपने लग चुका था और ली उससे पूछने लग गई कि क्या तुम ठीक हो? यूजी उसकी किसी भी बातों का
जवाब नहीं देता और लंगड़ाते हुए यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ली उस लाइट शॉप के अंदर आ जाती है। जंग जब ली को देखकर पूछने लग गया कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ, कि तभी इस टाइम ली एक बल्ब को गौर से देखने लग गई और जंग को देखकर कहने लग गई कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्यों चाहिए। वो वापस आने के लिए मुड़ जाती है कि तभी यहाँ पर डिटेक्टिव आ जाते हैं। यहाँ डिटेक्टिव किसी शख्स को ढूंढते हुए आए थे और वो जंग से उस आदमी के बारे में पूछ रहे थे। गुजरते टाइम वो यह नोटिस कर पाते हैं कि ली जहाँ से गुजर रही थी वहाँ पर खून गिरा हुआ है। उनका ध्यान ली के सूटकेस पर तो नहीं जाता, लेकिन वो रुककर ली से पूछ लेते हैं, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? लीना में सर हिलाते हुए यहाँ से बाहर जाने लग गई। ली की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। बाहर बारिश भी हुए जा रहा था, इसीलिए डिटेक्टिव बारिश से बचने के लिए उसे अपना रेनकोट दे देते हैं। फिर यहीं से दृश्य बदलकर हमें दोबारा से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के मुर्दा घर में एक नर्स एक डेड बॉडी से काफी बुरी तरह से डर गई थी और वो डॉक्टर को बताते हुए कहने लगे कि ये डेड बॉडी बोल पड़ी थी। यह सुनकर डॉक्टर बिल्कुल भी हैरान होने की बजाय नॉर्मल तरीके से उठकर नर्स से कहने लगा कि चलो इससे माफी मांगो। दोनों मिलकर उस डेड बॉडी से माफी मांगते हैं। जिसके बाद जब नर्स यहाँ से चली गई तो डॉक्टर अकेले ही इस डेड बॉडी को तैयार करने लग जाते हैं और हमें यहाँ पर दिखाया गया कि डॉक्टर उस डेड बॉडी से बात कर रहे थे। डेड बॉडी भी अब काफी कंफ्यूजन में आ चुकी थी कि आखिर यह उसके साथ क्या हो रहा है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं तुम मर चुकी हो। इधर वो नर्स हॉस्पिटल से घर नहीं गई थी। वो जब लिफ्ट में थी तो अचानक से उसे एक बस ड्राइवर दिखाई दे दिया। बस ड्राइवर नर्स को देखते ही अजीबो गरीब तरह से रोने लग जाता है और उसकी रोते ही उसकी आंखों की बजाय उसके पूरे बॉडी में से पानी निकलने लग जाता है और पूरा का पूरा पानी लिफ्ट में भर जाता है। नर्स यह देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ये लोग पानी में जैसे ही डूबने ही वाले थे कि तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और नर्स देखती है कि यहाँ पर ना तो वो पानी था और ना ही वो रोने वाला आदमी था। सीन कट होकर दोबारा से हमें उसी लाइट शॉप का सीन दिखाया गया जहाँ पर दोबारा से एक क्रिमिनल को ढूंढते हुए डिटेक्टिव आ चुके थे। जंग अब डिटेक्टिव से उस आदमी के बारे में पूछने लग गया जिसे वो ढूंढ रहे हैं। जिस टाइम वो डिटेक्टिव उस आदमी के बारे में बताए जा रहे थे उसी टाइम हम यह नोटिस कर पाते हैं कि डिटेक्टिव के आंखें बार बार बदलकर अजीबों तरह से मूव होने लग गई थी। अगली सुबह हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया। नर्स रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर आ जाती है और जब वो एक पेशेंट को लिफ्ट के जरिए एक दूसरे रूम में शिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी तब वो पेशेंट उसे बताता है कि मुझे इस हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते जा रहे हैं जो बाकी किसी को नजर नहीं आते। नर्स उसे कुछ नहीं बोलती और कहती है कि मैं भी उन लोगों को देख सकती हूँ। इंसानों को ऐसा तब होता है जब हम मौत के मुंह में जाकर यानी मरने के बाद दोबारा से जीवित हो चुके होते हैं। वो बताती है कि मेरा भी एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद मैं मौत के मुंह से वापस निकल कर आ चुकी थी और उसी दिन से मैं भी उन लोगों को देख सकती हूँ और अगर अब तुम भी ऐसी किसी को देखो तो उसे इग्नोर कर दो। इसके बाद उस पेशेंट को आईसीयू के रूम में लेकर आती है और यहाँ आईसीयू के रूम में हम बहुत सारे पेशेंट्स को देख पाते हैं जो कि इस टाइम कोमा में चले गए थे। हैरानी की बात थी कि ये सारे के सारे पेशेंट्स वही कैरेक्टर थे जिन्हें हम काफी देर से इस कहानी में देखते आ रहे हैं। यानी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट सामने निकलकर यह आया था कि हम जिन लोगों को देखते आ रहे हैं वो जिंदा नहीं हैं। असल में उन सारे कैरेक्टर के सोल हमें इसी दुनिया में भटकती हुई दिखाई जा रही थी क्योंकि ना तो वो मरे हुए थे और ना ही जीवित थे बल्कि वो तो कोमा में थे, इसीलिए उनकी सोल्स दुनिया भर में भटकती हुई दिखाई जा रही थी। अब फाइनली हमें हाइजू को दिखाया गया। हाइजू हर बार जब जब पढ़ने जाया करती थी तो वो अपने मॉम के लिए लाइट शॉप से एक बल्ब लाया करती थी, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि जब भी वो घर पर आकर बल्ब लगाती थी तो वो बल्ब फौरन से खराब भी हो जाता था और इस तरह से उनके डस्टबिन में बहुत सारे बल्ब जमा हो गए थे। हाइजू की मॉम इस टाइम उदास होती हैं तो हाइजू उन्हें गले लगाते हुए वो एक बहुत ही अजीब चीज महसूस करती है कि अचानक से उनके मॉम के अंदर से बहुत से फूलों की खुशबू आने लगी थी। सीन कट होकर हमें असल दुनिया का सीन दिखाया गया। हम उसी डॉक्टर को दोबारा से देखते हैं जो एक डेड बॉडी से बात करते हुए बता रहा था कि तुम मर गए हो। वो डॉक्टर किसी और से नहीं बल्कि हाइजू के मॉम से बात कर रहा था और इस टाइम वो हाइजू के मॉम की बॉडी को ही तैयार करने में लगा हुआ था। उसके बॉडी के आसपास फूल बिछा रहा था जिसकी
वजह से ही हाईजू को अपने मॉम के अंदर से खुशबू आने लग चुकी थी। मतलब यहाँ पर साफ हो चुका था कि हाईजू के मॉम के साथ वो खुद हाईजू भी सोल्स की दुनिया में हैं। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा कर देता है कि आखिर ये सभी सोल्स के दुनिया में आए कैसे थे। यहाँ पर ये मिस्ट्री खुलकर सामने आती है और इस कहानी को सीधा पास्ट में भेज दिया जाता है। हम इस कहानी में दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स को देखते हैं जो अपने अपने रूटीन फॉलो कर रहे थे। सबसे पहले हम किम को देखते हैं। किम अपने फियांसे से मिलने के लिए जा रहा था और किम की मंगेतर कोई और नहीं बल्कि ली ही थी। जिसके बाद हमें हाईवॉन और सियोन को दिखाया जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों